आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने पीएम मोदी आएंगे। सम्मेलन में शामिल होने कल इंदौर आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं। ये उस प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव का शानदार अवसर है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कल पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर आएंगे शामिल होने के लिए। तो कल इंदौर आने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट कर लिखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं। यह उस प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव का शानदार अवसर है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 17वें संस्करण का रविवार को आगाज हो गया। इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भाग ले रहे हैं। इस साल के सम्मेलन की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। कल पीएम मोदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शानदार आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के शुभारंभ में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित कर अर्थव्यवस्था पर तारीफ करते हुए कहा कि पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश हो चुका है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर युवा दिवस मनाने की अहमियत बताई। को संबोधित किया था तो पूरी दुनिया को अपने एक परिवार का हिस्सा बनाया और कहीं ना कहीं दुनिया का दिल जीतने का काम स्वामी विवेकानंद ने उस समय किया था। और आज मैं कह सकता हूं आज से कुछ दिन के बाद ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी होगा, जो पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल भी हम उसको मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने संबोधन के दौरान इंदौर आए मेहमानों से सराफा जाने की अपील भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो महाकाल लोक जरूर जाइएगा और एक बात जरूर याद रखिएगा कि समय निकालकर इंदौर के सराफा बाजार में जाना है। एक बार वहां जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अनुराग ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सराफा तो जाना ही, साथ ही 56 दुकान भी जरूर जाना। 66 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया है। अतिथि देवो भव की परंपरा को साकार किया है। आपने दिखा दिया है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और इंदौर वालों, आप भी मुझे जान से ज्यादा प्यारे, मध्य प्रदेश वाले भी जान से ज्यादा प्यारे। इस दौरान सीएम शिवराज ने अप्रवासी भारतीयों की तारीफ की। कहा, भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित है। लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत के युवा दुनिया से हमें जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये आपसी रिश्तों का ही असर है कि 34 मिलियन भारतीय आज विदेशों में हैं। प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं कि हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। वहीं कल सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। वे सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ मंच साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई प्रवासी पहुंचे हैं। दुबई का एक 8वीं क्लास का छात्र सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लेकर प्रवासी सम्मेलन में पहुंचा। इस दौरान उसने बताया कि उसने अपने हाथों से सीएम शिवराज की पेंटिंग बनाई है। उन्हें ये तस्वीर भेंट कर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को आशीर्वाद दिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने दुबई से अरहम जो 8th क्लास के छात्र हैं वो भी आए हैं और शिवराज सिंह चौहान की ये एक फोटो फ्रेम करके यहाँ पर लाए हैं। जी बताइए, क्या है आपने बनाई है, ये सीएम को देना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सीएम को देना चाह रहा हूँ। मैंने इसलिए ये बना के लाया है। कितने दिन में बनाई है? मुझे 1-2 दिन लगे थे। बहुत सारे ट्राई भी मैंने किए हैं। मतलब ये फाइनल रिजल्ट है मेरा। हाँ। कैसे लगा कि इसको सीएम को देना है? जब मैंने ये बनाया था, मैंने मेरे प्रिंसिपल को दिखाया, फिर उन्होंने हाँ कहा, तो मैंने ये। इंदौर में सीएम शिवराज ने एमएसएमई विभाग की इन्वेस्ट ऑफ एमपी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने एमपी के उद्योग और सांस्कृतिक झलक और अन्य प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभाग ने भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या खास है इस प्रदर्शनी में? आप मेरे पीछे देखेंगे कि हमने 9 ऐसे स्टार्टअप्स का हमने एग्जीबिशन एरिया में उनकी प्रदर्शनी रखी है। ये 9 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर अद्भुत काम किया है। स्टार्टअप से लेके उनका जर्नी जो है पिछले 4-5 साल में ऐसी बढ़ोतरी हुई है जो अपने आप में देखने लायक है और सीखने लायक है। तो हमारा ये जो प्रदर्शनी के अंतर्गत हमने ऐसे स्टार्टअप्स को प्रदर्शित किया हुआ है प्रथमतः शुरुआत में। इसके बाद अंदर लगभग 15 और स्टार्टअप्स को भी हमने। सवर्णों पर दिए विवादित बयान से बीजेपी की किरकिरी करा चुके प्रीतम लोधी से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मिलने जलालपुर गांव पहुंची। यहां उमा भारती ने कहा कि प्रीतम लोधी के पार्टी से निष्कासन पर उन्हें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उमा भारती ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाला गया तो जनता ने उनका साथ दिया। उमा भारती ने यह भी कहा कि प्रीतम लोधी ने अपने किए की माफी भी मांगी, लेकिन माफी नहीं देना ही अपराध है। माफी नहीं दी गई तो ये भारी भूल है। इसके बाद भी अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग गलतियां करते ही रहें। हालांकि इस बात के बाद उन्होंने प्रीतम लोधी को भी समझाइश दी और कहा कि प्रीतम को अपनी कीमत समझना चाहिए और किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। उन्होंने प्रीतम लोधी को कहा कि सवर्ण, पिछड़े और गरीब सबकी आवाज उन्हें बनना चाहिए। कई इतनी भीड़ का है, मुझे बताया एक कहीं हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या? तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से समझो अपनी। ओमकारेश्वर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नर्मदा किनारे गंदगी देखकर नाराज हो गई। उन्होंने न केवल अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि खुद साफ सफाई में भी जुट गई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। यहां उन्होंने जब पॉलीथिन और प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल दिखा तो वहां मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा दी। दर्शन के बाद उन्होंने नर्मदा किनारे घाटों की गंदगी देख खुद साफ सफाई कर एक संदेश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नर्मदा यहाँ की जीवन रेखा है और उससे खिलवाड़ घातक साबित हो सकता है। मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को क्रिकेट खेलने से नहीं रोक पाए। सिंधिया स्टेडियम में बैटिंग पिच पर उतरे और टेनिस मैच खेला। मैच में उन्होंने जमकर चौके छक्के भी लगाए। और इसी सोच विचारधारा के साथ भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में बहुत सारे नई योजनाओं की शुरुआत की है। हमारी यही कोशिश है कि इसी भावना को हम जमीनी स्तर तक, चाहे वो वार्ड स्तर तक हो, चाहे वो पंचायत स्तर तक हो, पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी विचारधारा के साथ ये खेल महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में हमने शुरुआत की है, जहां कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केट।
सागर के केसली में धान खरीदी केंद्र पर भूसे की मिलावट वाला धान खरीदने के मामले में केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री BL वर्मा ने कहा कि ऐसे लोग देशद्रोह कर रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम बता दें कि केसली में धान खरीदने में बड़ा घोटाला सामने आया है। बोरियों में तय माप से कम और भूसा मिला धान भरा जा रहा था। बालाघाट दौरे पर आए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शी व्यवस्था चलती है पूरे देश के अंदर, और इस प्रकार का कृत्य करने वाले कोई अगर लोग हैं, मुझे जानकारी नहीं है, आपने विषय चर्चा में किया है तो जानकारी करता हूं। और ऐसे लोग श्योपुर में प्रशासन और माइनिंग विभाग की टीमों ने छापा मारकर रेत के अवैध स्टॉक को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान रेत माफिया के लोग रेत से भरी गाड़ियों को लेकर भाग खड़े हुए, लिहाजा टीम रेत की एक भी गाड़ी पकड़ नहीं पाए। कलेक्टर को सूचना मिली थी कि रेत माफिया पार्वती नदी से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने टीम को भेजा। निवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर से लगे गांव झिंगोरा और धर्मपुरा से 2500 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की है। साथ ही हजारों लीटर लहान को भी नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की कीमत करीब 3,60,000 रुपये से ज्यादा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये अवैध शराब के विरुद्ध में एक कार्रवाई हुई है थाना निवाड़ी अंतर्गत। ये एक संयुक्त रेड कार्रवाई थी। इसमें ग्राम पंचायत झिंगोरा में धर्मपुरा चेक डैम के पास में ये 3 आरोपी के साथ लगभग 2,500 लीटर शराब पकड़ी गई है। शराब की कीमत लगभग 3,60,000 है और जो कुल मशरूका जब्त हुआ है वो लगभग। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। चंदन चौराहे पर चक्का जाम किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद को लेकर धरने पर बैठे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप है। लव जिहाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता चौराहे पर ही चक्का जाम कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया है। श्योपुर में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम युवक पर संगीन आरोप लगाए हैं। लड़की का आरोप है कि अब्दुल कासिम नाम के शख्स ने डरा धमका कर 2.5 साल से न सिर्फ दरिंदगी की उसके साथ बल्कि लाखों रुपए ऐंठने के बाद अब धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा है। पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची शिकायत दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उसका आरोप है कि उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी पीड़िता के साथ थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। लड़की का आरोप है कि आरोपी ने रेप किया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। जब शादी करने से मना कर दिया तो उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था लगातार ही। तो ये मामला सीधा सीधा लव जिहाद का है, इसमें कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कब से परेशान कर रहा था? कितना टाइम हो गया? करीब 3 साल का मामला लग रहा है। इंदौर में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का व्यापार किया जा रहा है। अब इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने MG रोड के स्नेहलतागंज के चक्रदेव अपार्टमेंट से 436 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में अभी लिया गया। चाइनीज मांझों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अंदर 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया है, गणेश और ताहिर को। उन दोनों से 463 कुल क्वांटिटी जब्त की है। सर कहां से लेकर आए थे और ये कहां बेच रहे हैं? ये इनके घर से ही हमने जब्त किया है। 104। इंदौर में एक शख्स से 3,37,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बालगंगा थाना इलाके के कालिंदी गोल्ड के एक रहवासी अभिनंदन श्रीवास्तव के साथ ठगी की वारदात हुई, जिसकी शिकायत तो उन्होंने पुलिस में की। अभिनंदन के मुताबिक उन्हें एक फोन आया और पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा गया। अभिनंदन ने फोन पर ही सारी जानकारी मुहैया करा दी और ठगों के कहने पर एनीडेस्क ऐप के जरिए फोन का एक्सेस भी दे दिया, लेकिन इसके बाद उनके खाते से 3,37,000 रुपये निकाल लिए गए। ये फरियादी हैं अभिनंदन श्रीवास्तव, कालिंदी गोल्ड में रहते हैं और उनके पास एक मोबाइल नंबर 8754643722 से कॉल आया था कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है। और जो फरियादी हैं इनके द्वारा बिना किसी से वेरीफाई किए और कोई
बिना जानकारी लिए जो मोबाइल धारक था उसको इन्होंने अपना पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कुछ जानकारियाँ नोट करवा दी और इसी से इनके खाते से करीब 3,37,000 रुपये जो हैं वो उन्होंने डेबिट हो गए। और ये जो अभी तक था मोबाइल नंबर का, इसके द्वारा इनके खाते से 3,37,000 रुपये निकाल कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। तो उस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया धारा 420 IPC के अंतर्गत और इसको जांच में लिया गया है। और जो मोबाइल नंबर है इसकी डिटेल के लिए हम लोगों ने साइबर सेल को लिखा है और उसकी जैसे डिटेल प्राप्त होगी तो उसमें आरोपी को। जबलपुर के ग्वारी घाट में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद जहर पी लिया। युवक का इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने हंगामा करते हुए ग्वारी घाट रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजन पर युवक को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मतलब मेरे भाई ने उसी के कारण लोगों ने बहुत उसको मारा और डराया और बहुत कुछ बोला कि तू घर पे नहीं रहेगा तो हम लोग तेरी बहन के साथ गलत करेंगे। इस कारण उसने कल कुछ खा लिया था तो हम लोग मेडिकल लेके गए। फिर शाम को उसको डिस्चार्ज कर दी विक्टोरिया हॉस्पिटल। फिर शाम को उसको डिस्चार्ज किया तो हम लोग घसीने में बहुत लाते मारे को। सतना में मैया सतना सड़क पर एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दूसरा युवक बुरी तरीके से जख्मी है। यह घटना उचेहरा थाना क्षेत्र की है। मैहर से सतना की ओर धान से लगा हुआ ट्रक जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गए। आ रहा था लड़का बच गया। अरे वो तो हम लोग देखे। जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए शोधकर्ताओं और विद्वानों ने रामायण पर अपने अपने विचार रखे। विधायक अजय वैष्णोई ने बताया कि आज समापन पर केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी शामिल हुए। साथ ही कहा कि रामायण कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य रामायण को समझना है और समझाना था। एक पक्ष को यदि विदिशा से 3 किलोमीटर दूर बरखेड़ा गांव के एक किसान के होश उस वक्त उड़ गए जब उसने अपने खेत में विशाल काय अजगर को देखा। यह अजगर करीब 15 फीट लंबा था। ग्रामीणों ने आनंद फानन में विदिशा के सर्प मित्र और सांपों के विशेषज्ञ फिरोज खान को इसकी जानकारी दी। फिरोज मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। मेरे को 11:30 बजे एक कॉल आई थी कछवा बरखेड़ा गांव से, देवेंद्र सिंह दांगी जी के यहाँ से। उन्होंने देखा कि मेरे खेत में एक बहुत विशालकाय सांप है। उन्होंने मुझे घबरा कर फ़ोन किया। फिर मैं अपने छोटे भाई के साथ गया तो लगभग 12 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था और उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। और सुरक्षित रेस्क्यू करके फिर मैं यहाँ फॉरेस्ट में ले आया और अब इनको सौंप रहा हूँ मैं। ये जो आज अजगर को लेकर आए गए हैं, ये फिरोज खान द्वारा बरखेड़ा कछवा से दीवान सिंह के खेत में था। इसको आज हमारे को सुपुर्द किया गया है। अब इसको हम जंगल में। बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से बाघिन डीजे की शानदार तस्वीरें सामने आई है। बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नेशनल पार्क में सैर करते हुए नजर आई है। वीडियो कान्हा के मुख्य जोन का बताया जा रहा है। वीडियो में बाघिन आगे आगे चल रही है, उसके 4 शावक पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। 4 शावकों के साथ बाघिन का नजर आना अच्छी खबर है। टाइगर स्टेट MP में बाघों की बढ़ती आबादी बाघ संरक्षण की दिशा में एक शुभ संकेत भी है।
सिवनी के धूमा थाना प्रभारी के केबिन में बनी एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक महिला के साथ थाना प्रभारी राहुल बघेल नजर आ रहे हैं। महिला को थाना प्रभारी की पत्नी बताया जा रहा है। एक गाने पर यह वीडियो रील बनाई गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। रायपुर का गांधी उद्यान इन दिनों रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से गुलजार है। प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा यहां बहारों का मेला लगाया गया है, जो बागवानी के प्रेमियों के साथ नया फूलों, फलों और सब्जियों से आबाद है। राजधानी में लगी इस प्रदर्शनी में प्रकृति प्रेमियों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, और इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की पौधे और फूल हैं जो हमेशा इनको बढ़ाते जा रहे हैं और हाइब्रिड करके अलग अलग कलर बनाए जा रहे हैं। उससे फूल का जो प्रदर्शित करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए जो प्रकृति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और वह इसको अपने घर ले जाके बना के रखना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये तो जन्नत है फूलों की, जिसमें समेट के एक जगह पे लाया गया है। बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत पसंद। रायपुर में इस वक्त बहारों का मेला लगा हुआ है। राजधानी के गांधी मैदान में खूबसूरत फूल, फल, सब्जियों के पौधे नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई आकृतियां भी आपको देखने को मिलेगी। और ये खूबसूरत जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये एक तरह से फल और फूलों से, सब्जियों से भी एक रंगोली तैयार की गई है छत्तीसगढ़ महतारी की। और ये जो तैयार की गई रंगोली इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये बोरिया कला के गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने ये तैयार की है। ये तमाम बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये रंगोली विशेष रूप से तैयार की है। कितनी मेहनत लगी इसको तैयार करने में, क्या चीज़ यूज़ किया है आपने? हमने 36 प्रकार की फल और सब्जियां और फूल का यूज किया है। अच्छा, 36 प्रकार के, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी बना रही है। अच्छा, तो कैसे इंस्पिरेशन मिली कि यहाँ पे ये प्रेजेंट करना चाहिए आपको? क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सीएम साहब भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ महतारी अपने छत्तीसगढ़ की प्रतीक है, तो उसको दिखाते हुए हमने यहाँ पर बनाया है। हमारे टीचर्स ने हमको इंस्पिरेशन किया कि जो सीएम जी है वो अभी छत्तीसगढ़ को बहुत ज़्यादा। अब खबर एक बेटी के संघर्ष से उबरकर कामयाबी की उड़ान भरने की। हम बात कर रहे हैं धमतरी की रहने वाली समारिका की, जो अगर चाहती तो मोटी तनख्वाह पर नौकरी कर सकती थी, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही था। तभी तो आज वो अपनी सोच और प्लानिंग की बदौलत दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री, प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब, लेकिन सब छोड़कर स्मारिका चली आई गांव। और देखिए जरा आज वो किस मुकाम पर हैं। पुश्तैनी काम को ही संभाला, जो पढ़ाई लिखाई की उसका उपयोग खेती के काम में किया, और नतीजा ये कि सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना ही नहीं, जो खुद कभी नौकरी करती थी आज 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। कुरूद ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है चरमुढ़िया, और यहीं निवास करती हैं स्मारिका। हाई क्लास लाइफ मेंटेन करती हैं, वो भी खेती के जरिए। लाइफस्टाइल और डेली वर्क शेड्यूल बिल्कुल किसी निजी कंपनी के सीईओ जैसा। प्लानिंग, एक्सपर्टीज और इन्वेस्ट के चलते आज उन्होंने फार्मिंग को एक अलग रूप में स्थापित कर दिया है। धान की परंपरागत खेती को छोड़ वे सब्जियों की खेती कर रही हैं। एक्चुअली जब मैं पुणे में पहले जॉब कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे तो जॉब किया। जॉब करने के टाइम पे घर में थोड़ा सा ऐसे स्थिति हो गई कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, और क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक्चुअली घर में थोड़ा हेल्थ इशू था, तो घर पे सपोर्ट करना था। एक्चुअली अभी हम लोग फिलहाल 2 साल से, ये दूसरा ही साल है हम लोगों का फार्मिंग में, वेजिटेबल फार्मिंग में। तो पहले तो धान की खेती करे थे, तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट पहले से थे, और अभी जैसे फसल बोते जा रहे हैं,
तो उस हिसाब से नए नए इक्विपमेंट जो भी जरूरत पड़ते जा रहे हैं, हम लोगों के पास हम लोग एक सलाहकार है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हैं, उनसे सलाह लेते हैं और वो हमें मतलब फसल बोने से लेके पूरा लैंड प्रिपरेशन से लेके पूरा आखिरी तक का वो पूरा हमें मदद करते हैं। तो उससे हम लोगों को काफी हेल्प मिलती है। कितने लोगों को जॉब यहाँ पर आपने काम दे रखा है किसी भी रूप में? यहाँ पे अंदाजन हमारे यहाँ पे लगभग 90 से 100 के बीच वर्कर लोग यहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, इस बार थोड़ा दिक्कत है क्योंकि रेट वगैरह थोड़ा सा काफी कम है। बट कहते हैं कि एग्रीकल्चर में 3 साल का एटलीस्ट 3 से 4 साल का कैलकुलेट करना चाहिए। बस आशा यही है कि अगले साल भी अच्छा रेट मिले और हमारा मेन फोकस तो यही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकें उस पे हम लोग ध्यान देंगे। पुणे में 8 लाख का पैकेज छोड़कर वापस अपने घर स्मारिका आई। कभी किसानी करना नहीं चाहती थी, लेकिन पिता के बीमार पड़ने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा और अब उनका सारा समय इसी काम में बीत रहा है। आज इलाके के दूसरे किसानों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। धमतरी के आला सरकारी अफसर भी स्मारिका के मुरीद होने लगे हैं। वो जिस समय यहाँ आई ना, उस समय एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा बात करने कंडीशन में भी नहीं था। वो खुद भी सोची और उनकी छोटी बहन, उनके चाचा लोग, ये लोग सब बोले तो फट से वो रेडी हो गई, यहाँ पे देखने लगी रायपुर से आके। तो ये शहर के लिए, अपने जिले के लिए गर्व की बात है कि अब पढ़ी लिखी बेटियां भी एग्रीकल्चर को एक व्यवसाय के रूप में अपना रही हैं और इससे बहुत बड़े मतलब ये गर्व के विषय है। स्मारिका को गांव के 100 से ज्यादा लोगों को गारंटीड रोजगार देने के कारण पूरे गांव में सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन अब स्मारिका का नाम सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि बाहर भी चर्चा में रहने लगा है। कहा जाता है कि मेहनत किसान करता है, लेकिन उसका बड़ा फायदा दलाल, बिचौलिए और व्यापारी ले जाते हैं। लेकिन स्मारिका ने महज 2 साल के अंदर इन सदियों पुरानी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी।